नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं निक, आपका होस्ट और दोस्त। अभी तक आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखिए। पहले भाग का लिंक आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब तक आप लोगों ने पिछले भाग में देखा कि योगेश दानव को बेवकूफ बनाकर राजकुमारी को खोजने निकल पड़ा और उसे राजकुमारी जिस बक्से में कैद है वो मिल भी गया है। अब आगे मेरे सामने मेरी मंजिल थी, लेकिन आगे बढ़ने में मेरे पैर कांप रहे थे। एक ही सरोवर में इतने मगरमच्छ कैसे हो सकते हैं? पूरा सरोवर मगरमच्छों से भरा हुआ था। सरोवर के बीचों बीच वह खंबा और उस पर रखा हुआ संदूक दिखाई दे रहा था। उसी संदूक पर बड़ा सा ताला था जिसकी चाबी सरोवर के अंदर थी। इतने बड़े सरोवर में एक चाबी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल कार्य था, पर सरोवर में जाऊं भी कैसे? सभी मगरमच्छ मुंह खोले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बिना चबाए निकल जाएंगे। मैंने गौर से देखा तो ऐसा प्रतीत होता था कि मुझे देखकर नहीं, बल्कि सरोवर के चारों ओर जो पेड़ थे उनके रसीले फलों को देखकर मुंह खोले हुए थे। बड़ा ही अद्भुत नजारा था। ऐसा लगता था मानो फल ठुकराकर सीधे उनके मुंह में गिरेंगे। मैंने पेड़ों पर लगे फल देखे जो बड़े ही सुंदर और लाल रंग के पके हुए थे और रस से भरे हुए थे। उन फलों को देखकर तो मेरे मुंह में भी लार टपकने लगी। मैंने नीचे से एक पत्थर उठाया और निशाना लगाकर दे मारा। निशाना बराबर लगा और 2 रसीले फल नीचे गिर गए। मैं दौड़कर गया और फलों को उठाया। मैंने पहले एक फल चखा, बहुत ही मधुर स्वाद था। मैं दूसरा फल खाने ही जा रहा था कि फल हाथ से छूट गया और सिर चकराने लगा। सभी दिशाएं एक हो गईं और नाचने लगीं। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और एक पेड़ के नीचे पहुंचकर गिर पड़ा। काफी समय बाद होश आया तो सिर भारी भारी सा लग रहा था। मैंने समझ लिया कि यह फल नशीला था। तभी सभी मगरमच्छ उन फलों पर टूट पड़े। मैंने फल तोड़कर सरोवर में फेंकने शुरू कर दिए। मगरमच्छ उन फलों को खाकर उलट गए। सरोवर में एक भी मगरमच्छ होश में नहीं था। फिर भी मैं फलों को तोड़कर सरोवर में फेंकता रहा ताकि कोई मगरमच्छ होश में आकर उलट जाए। अब मैं पेड़ से नीचे उतरा और सरोवर में कूद गया चाबी लेने के लिए। गहराई में जाकर देखा तो अनगिनत चाबियां पड़ी थीं। मैंने सभी चाबियां उठाकर देखी, वे एक जैसी थीं। मैंने देखा सभी चाबियां चमक रही थीं, पर एक चाबी पर कई जमने से वह काली दिख रही थी। मुझे समझ में आ गया कि ये सभी चाबियां मुझे भ्रमित करने के लिए थीं, इसीलिए चमक रही थीं। असली चाबी 2 वर्षों से पानी में थी, इसलिए इस पर काई जम गई थी। मैंने उस चाबी को उठाया और खंबे के पास गया। खंबे पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन हाथ पैर गीले होने के कारण मैं फिसलने लगा। तभी एक मगरमच्छ मेरी ओर आता दिखा। मैंने तुरंत ही पानी में तैरते एक फल को उठाया और उसके मुंह में फेंक दिया। मगरमच्छ फल खाकर उलट गया और खंबे से टकरा गया। खंबे से टकराने से मैं मगरमच्छ पर गिर पड़ा। अंधेरा हो चुका था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रात हो चुकी थी, इसलिए सूर्य का उजाला भी नहीं था। अब क्या करता? मैंने देखा कि आसपास बहुत से जुगनू जगमगा रहे थे। मैंने देखा कि वे भी उसी नशीले फल की ओर आकर्षित हो रहे थे। मैंने कुछ फलों को तोड़कर अपने हाथ में रखा और संदूक पर रखे। फिर जो देखा, मेरे पसीने छूट गए। संदूक के अंदर भी एक सुरंग थी और अंदर जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी, पर अंदर जाना खतरनाक भी हो सकता था। क्या पता मुझे अंदर बंद करने के लिए जाल बिछाया गया हो। फिर भी कोई और रास्ता नहीं था। वैसे भी जान को हथेली पर रखकर इस द्वीप पर आया था। अब खतरों का सामना तो करना ही पड़ेगा। मैंने जादुई आईना निकाला और वह भी उसी संदूक के अंदर जाने का संकेत देने लगा। मुझे थोड़ी शांति मिली कि रास्ता तो यही है, पर भय भी अधिक था। मैंने ताला और चाबी अपनी जेब में रखे ताकि अंदर जाने पर कोई मुझे भी बंद न कर दे। मैंने सीढ़ी निकाली और पीछे हट गया। राजकुमारी ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ? तुम पीछे क्यों हट गए? क्या तुम मुझे लेने नहीं आए? मैंने कहा, लेने तो आया हूं, पर तुम्हें देखकर वह पल याद आ गया जब तुम मुझे पहली बार मिली थी और खाने के लिए कुछ दिया था। क्या था वह? याद नहीं आ रहा। उसने झट से कहा, मेरे हाथ की बनी हुई खीर। मैंने एक बार उसके सिर पर किया और वह मिट्टी की तरह फर्श पर फैल गई। मुझे पता था कि यहां जरूर कोई छलावा होगा। मैंने यहां वहां देखा, पर कुछ नजर नहीं आया। मैंने चारपाई को उठाकर उसके नीचे देखा तो वहां फर्श पर एक दरवाजा था। उसे खोला और देखा तो राजकुमारी बाहर आई और कहा,
बड़ी देर कर दी आने में, पर मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी जब तक मुझे मौत नहीं आती। मैंने कहा, मैं तुम्हें लेने कैसे नहीं आता, पर पहले यह बताओ कि जब तुम पहली बार मुझसे मिली थी तो तुमने मुझे खाने के लिए क्या दिया था? राजकुमारी ने हंसी में कहा, मैंने तुम्हें पहली बार में नहीं बल्कि तीसरी बार मिलने पर सुनहरा सेब खाने के लिए दिया था। मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन मैंने तुरंत पूछा, बताओ मेरी छोटी बहन का क्या नाम है? उसने कहा, अनीता। मैंने झट से उसे गले से लगाया। बड़ी देर तक हम वैसे ही रहे। राजकुमारी ने कहा, अब चलोगे नहीं या यहीं रहोगे मेरे साथ? मैंने कहा, हाँ चलूंगा, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। मैंने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और चल पड़ा। जैसे ही मैं और राजकुमारी सीढ़ियों से ऊपर आकर संदूक के पास पहुंचे, मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। संदूक को चारों ओर से मगरमच्छों ने घेर रखा था। उनका काम था संदूक की रखवाली करना, लेकिन मैंने उन्हें नशे में धुत करके संदूक को पेड़ के नीचे रख दिया था। जब मगरमच्छ होश में आए तो उन्होंने देखा कि संदूक सरोवर में नहीं बल्कि पेड़ के नीचे रखा है, इसलिए वे सरोवर से बाहर आ गए थे। अब मसला यह था कि इनसे कैसे बचें। लेकिन इस दृश्य को देखकर राजकुमारी को कोई डर नहीं हुआ। वह हवा में उड़कर सीधे पेड़ पर चढ़ गईं और पेड़ को जोर से हिलाने लगीं, जिससे बहुत से नशीले फल नीचे गिर पड़े। ये फल खाने के लिए सभी मगरमच्छ दौड़ पड़े। मैंने मौका देखा और संदूक से बाहर निकलकर राजकुमारी को इशारा किया। वह पेड़ से नीचे उतर आई और हम दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। अचानक राजकुमारी ने मेरे सिर पर जोर से मारा और मैं झूलते हुए दूर जाकर गिरा। राजकुमारी हंसते हुए मुझे उठाती है और कहती है, तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी मायावी शक्ति है और तुम एक डरपोक की तरह मगरमच्छ से छुपे हुए थे। मैंने कहा, तुम्हें पता है कि मेरे पास मायावी शक्ति है? मुझे भी पता है, लेकिन मगरमच्छ तो नहीं जानते ना, वो मुझे खा जाते। यह सुनकर राजकुमारी हंसी और कहा, क्या पता कैसे मैं तुम जैसे बेवकूफ से प्यार कर बैठी। यह कहकर वह मेरे पास आई और मुझे प्यार से निहारने लगी। कुछ समय बाद हम दोनों दौड़ते हुए पेड़ के पीछे जा पहुंचे। मैंने देखा कि एक विशाल चींटियों का झुंड हमारी ओर दौड़े आ रहा था। एक एक चींटी हाथी के समान विशालकाय थी। राजकुमारी ने कहा, यहां ऐसे विशाल शरीर की चींटियों का समूह रहता है। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है। शायद इन्होंने हमें सूंघ लिया है, इसलिए ये हम पर आ रहे हैं। मैं घबराकर बुरी तरह से डर गया। सभी चींटियां हमें चारों ओर से घेर चुकी थीं। अब एक ही रास्ता था, या तो हम इनसे लड़ें या फिर इनका भोजन बन जाएं। मैंने राजकुमारी से कहा, पीछे हट जाओ। उसने कहा, अगर लड़ना है तो मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूं। मुझे थोड़ी हिम्मत मिली और मैंने अपनी छड़ी निकाली और बिना देर किए एक चींटी के पैरों पर वार किया। क्योंकि चींटी के पैर पतले होते हैं, वह लड़खड़ा गई, लेकिन उसके पास इतने पैर थे कि वह फिर से खड़ी हो गई। फिर सभी चींटियां हम पर टूट पड़ी, लेकिन हम उनके पैरों को पकड़कर चिपक गए। किसी तरह हम बचते बचते उन सभी चींटियों को दूर करने में सफल हो गए। तभी ऊपर से नदी में रहने वाला दानव दिखाई दिया। उसने कहा, अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा और राजकुमारी को सम्राट को सौंपकर इनाम प्राप्त करूंगा। मैं फिर से उस दानव का भोजन बनने वाला था, लेकिन अब मुझे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। मैंने हाथ जोड़कर दानव से कहा, आप बहुत ताकतवर हैं। आपने तो सारी चींटियों को भगा दिया। मैं तो राजकुमारी से आपका ही गुणगान कर रहा था और आपसे मिलाने ला रहा था कि ये चींटियां हमें घेर आईं। दानव ने खुशी से कहा, मैं तो साहसी हूं, इसलिए ही मैं यहां का पहरेदार हूं। यहां के सभी प्राणी मुझसे डरते हैं। मैंने कहा, मैं भी यही कह रहा था, लेकिन राजकुमारी नहीं मान रही थी। वह कहती है कि बिना देखे विश्वास कैसे करूं। राजकुमारी मेरी ओर घूरती हुई देख रही थी। मैंने कहा, देख लो अपनी आंखों से, फिर कहना कि मैं झूठ बोल रहा था, या तो तुम इनकी चतुराई की परीक्षा ले सकती हो। राजकुमारी ने मेरी बात समझ ली और कहा, अगर ये सच में चतुर हैं तो मैं सम्राट से कहकर और इनाम दिलाऊंगी। दानव ने खुशी से कहा, बताओ मुझे क्या करना होगा। मैंने कहा, पहले तुम हमें पूरा द्वीप घुमाओ ताकि हम देख सकें कि हम हवा में उड़ते हुए क्या देख सकते हैं। दानव हमें पूरे द्वीप में घुमा ले आया।
वहां हमने देखा कि छोटे छोटे पक्षी जैसे हाथी के आकार के थे। फिर हमें एक विशाल पक्षी दिखाई दिया जिसे दानव ने बताया कि यह एक मक्खी है जो जानवरों का शिकार करती है। इसके बाद वह हमें एक ऐसे पहाड़ की ओर ले गया जो सभी से बातें करता और सलाम करता था। फिर हमें वह सुंदर सरोवर दिखाया जो पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था। मैंने दानव से कहा, अब हमें नीचे उतारो, यहीं हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। दानव ने हमें नीचे उतारा और कहा, तुम्हारी परीक्षा यह है कि तुम सभी लाल रसीले फलों को तोड़ कर दिखाओ, लेकिन कोई भी फल कच्चा नहीं होना चाहिए। दानव ने एक फूंक मारी और सारे पके फल नीचे गिर पड़े। मैंने कहा, क्या तुम इन फलों को बिना हाथ लगाए खा सकते हो? उसने मुंह से सांस ली और सारे फल एक साथ उसके मुंह में चले गए। हम दोनों ने ताली बजाई और वह खुशी से मुस्कुराया। तभी मैंने देखा कि संदूक वहीं पर रखा था जैसे पहले था और मगरमच्छ उसे चारों ओर से घेर कर खड़े थे। मैंने दानव से कहा, इन मगरमच्छों को बिना भगाए और बिना हाथ लगाए संदूक में वापस जाकर आओ, तो हम मान लेंगे कि तुम इस संसार के सबसे चतुर हो। दानव ने कहा, यह तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर मैं समुद्र में कूद गया और राजकुमारी भी मेरे पीछे कूद पड़ी। हम दोनों जलमार्ग से राजकुमारी के राज्य में पहुंचे और देखा कि चारों ओर सैनिक मुस्तैद थे। प्रजा भयभीत और चुप थी। राजकुमारी ने मुझसे कहा, अगर हमें सम्राट तक पहुंचना है तो सबसे आसान तरीका यह है कि हम अपने आप को इन सैनिकों के हवाले कर देते हैं। सम्राट खुद ही सामने आ जाएगा। राजकुमारी ने कहा, थोड़ा रुको, पहले यह तो जान लो कि यहां इतना खौफ क्यों है, यहां की प्रजा इतनी डरी हुई क्यों है। मैंने कहा, हो सकता है कि उन्हें यह पता चल गया हो कि मैंने जादूगरनी को कैद कर लिया और तुम्हें छुड़ा लिया है। राजकुमारी ने कहा, मेरे पिता सम्राट की दुश्मनी तुमसे है क्योंकि तुमने उनका सपना पूरा नहीं किया, पर यह प्रजा क्यों भयभीत है? इन्हें तुमसे क्या लाभ और क्या हानि? हम दोनों एक बड़े से चट्टान के पीछे छुप गए और वहां होने वाली हरकतों को देखने लगे। हमने देखा कि एक बड़ा सा समुद्र का जीव वहां बंधा हुआ था। राजकुमारी ने कहा, यह जीव हमारे राज्य में नहीं पाया जाता, यह किसी और समुद्री राज्य का है। वह जीव किसी और राज्य से आया था और राजकुमारी का एक वफादार सिपाही वहां पहरेदारी कर रहा था। राजकुमारी ने एक मछली को बुलाया और कुछ कहा। वह मछली तेजी से सिपाही के पास गई और कुछ बुदबुदाई। सिपाही तैरते हुए हमारे पास आया और उसने राजकुमारी को प्रणाम करते हुए कहा, राजकुमारी, आप दोनों यहां से जल्द चले जाइए। राजकुमारी ने पूछा, क्या हुआ? सिपाही ने कहा, वह जादूगरनी का भाई जो मायावी राज्य का राजा है, हमारे राज्य को अपने अधीन करने के लिए अपनी बहन को सलाहकार के रूप में भेजे हुए है। अब हमें सम्राट को उनके कैद से छुड़ाना होगा। राजकुमारी ने मुझसे कहा, तुम कायर मत बनो, यह मत भूलो कि तुम इस संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो और तुम्हारे अंदर सभी जादुई शक्तियां हैं। बस तुम्हें उनका सही तरीके से उपयोग करना है। मैंने कहा, पर हम ऐसा कैसे करेंगे? राजकुमारी ने कहा, मैं जानती हूं राजमहल का गुप्त रास्ता। हमें ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए क्योंकि समुद्र की मछलियां हमारे आने की सूचना दे सकती हैं। राजकुमारी ने धीमी आवाज में कुछ कहा और एक व्हेल मछली हमारे पास आई। वह मछली राजकुमारी से कुछ अजीब सी ध्वनियों में बात करने लगी। राजकुमारी ने कहा, डरो मत, हम इस मछली के पेट में कुछ दिन तक छुप सकते हैं। हम मछली के पेट में छुपे हुए राजमहल की ओर बढ़े। धीरे धीरे हम सम्राट के कैद खाने की ओर बढ़े। मैंने अपनी मायावी शक्तियों से सभी सैनिकों को बेहोश कर दिया। तभी एक बड़ी आग की लपटों के साथ एक विशाल दैत्य दिखाई दिया। वह मुझसे टकराने के लिए आया और मैंने अपनी शक्ति से उसे रोक लिया। सम्राट ने कहा, यह शैतान इतना आसान नहीं है, उसके पास हिंसक जीवों की सेना है। मैंने कहा, जब समय बुरा हो तो ऊंट पर बैठा व्यक्ति भी कुत्ते से डरता है। मैंने परी की मदद से उस शैतान जादूगर को हराया। परी ने मुझे एक ताबीज दिया जिससे मैं उस जादूगर को हराने में सक्षम हो पाया। सम्राट ने मुझे धन्यवाद कहा और कहा, तुमने हमारी रक्षा की, अब राजकुमारी तुम्हारी है। राजकुमारी सुंदर सुनहरे वस्त्रों में सज धज कर आई और हम दोनों ने सम्राट से अनुमति ली। अब हम धरती पर लौटने के लिए तैयार थे।
सम्राट का आशीर्वाद लेकर हम दोनों धरती ही ओर रवाना हुए, पर मेरा मन बहुत व्याकुल था। वह राजकुमारी जो मेरे साथ जीवन बिताने के लिए सभी सुख सुविधाओं को त्यागने के लिए तैयार थी, मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। दूसरी तरफ नम्रता भी मेरे साथ जीवन बिताने की आशा करती थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि मैं राजकुमारी से प्रेम करता हूं। नम्रता को यह तो पता था, लेकिन राजकुमारी को यह नहीं मालूम था कि नम्रता भी मुझसे प्रेम करती है। यह स्थिति मुझे बड़ी मुश्किल में डाल रही थी, क्योंकि मैं दोनों को खोना नहीं चाहता था। परंतु अब मुझे क्या करना चाहिए? राजकुमारी ने मेरी ओर देखा और कहा, योगेश, किस चिंता में डूबे हुए हो? चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। बस तुम घर चलो, तुम्हारी सभी मुसीबतों का हल मैं ही ढूंढूंगी। हालांकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह संभव है, क्योंकि असली डर तो अभी शुरू होने वाला था। धरती पर सबसे बड़ा डर परिवार में होने वाले झगड़े और समाज में अस्वीकृति का होता है। कुछ ही देर में हम समुद्र से बाहर निकले। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उड़ते हुए सीधे घर पहुंचे। घर आते ही मेरी हालत खराब हो गई। घर में कोई नहीं था। हमने चारों ओर देखा और पूरी जांच की, लेकिन कोई नहीं था। राजकुमारी ने कहा, यह कौन सी जगह है? यह किसका घर है? मैंने कहा, यह मेरा घर है। मैंने पहले ही परिवार को बता दिया था कि मेरे पास जादुई शक्तियां हैं। राजकुमारी ने कहा, अगर उन्हें यह पता है तो हम उनके साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वह हमसे डरते रहेंगे। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे पास इसका कोई उपाय है? राजकुमारी ने कहा, हाँ है, पर उन्हें पहले आने दो। हम दोनों उनके आने का इंतजार करने लगे। तभी दरवाजे की आवाज आई। राजकुमारी ने झट से दरवाजा खोला। हम दोनों सामने बैठे थे। मैं भागकर मम्मी के पास गया। मेरी दो मम्मियां मेरे सामने थीं। एक मम्मी जिसने मुझे जन्म दिया और दूसरी मम्मी जिसने मुझे बचाकर नया जीवन दिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, अब क्यों रो रही हो? मैं वापस आ गया हूं। मेरी मम्मी ने कहा, बेटा, तेरे आने की खुशी में आंसू हैं। मैं नम्रता के पास गया। उसने पूछा, तुम ठीक हो ना? और राजकुमारी का क्या हाल है? मैंने कहा, तुम खुद देख लो। नम्रता ने कहा, अब क्या विचार है? मुझे कब अपने घर विदा करोगे? मैंने कहा, मैं तुम्हें विदा क्यों करूं? अब तुम मेरे पास रहोगी हमेशा के लिए। तुम्हें वचन दिया था ना कि मैं कभी तुमसे अलग नहीं होऊंगा। नम्रता ने कहा, फिर राजकुमारी का क्या होगा? तुम तो उससे बेहद प्यार करते हो। मैंने कहा, अगर प्यार मिल सकता है तो मुझे सुंदर प्रेमिकाओं का प्यार क्यों नहीं मिल सकता? राजकुमारी ने कहा, हमारे यहां एक राजा की बहुत सी पत्नी हो सकती है। मैंने कहा, तुम दोनों का खर्च कैसे संभालेंगे? मैंने कहा, मम्मी, तुम खर्च और घर चलाने की चिंता मत करो। महंगाई का सामना मुझे करना होगा। हम सभी हंसते हुए भोजन करने गए और सोने चले गए, क्योंकि बहुत दिन बाद धरती की सुबह देखी थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपने अनुभव हमें कमेंट में बताएं। और ऐसी ही रहस्यमयी रोमांचक कहानी लगातार सुनने के लिए कहानी जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।